तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 अप्रैल। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि एमएलसी चुनाव में जीते 24 प्रत्याशियों को सोमवार को पद की शपथ दिलाई गई। इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया से पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दाम पर अपना बयान दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम केंद्र सरकार बढ़ा रही है, हम नहीं बढ़ा रहे हैं। पूरे देश भर में इसकी कीमत बढ़ रही है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अभी लोगों को बढ़ रहे दाम से तत्काल राहत नहीं मिलने वाली है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पिछले साल दिवाली पर केंद्र सरकार के बाद बिहार में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की गई थी। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना से हुई मौत पर राज्य सरकार द्वारा की जा रही आर्थिक मदद पर कहा है कि बिहार में जिनकी कोरोना से मौत हुई है उनके परिवार वालों की आर्थिक मदद दी जा रही है। राहत के तौर पर उन परिवारों को 4.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, यानी कि जिन परिवार से कोरोना से मौत हुई है उन परिवारों को 4.5 लाख रुपए राहत कोष से दिए जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि डॉक्टर बनने की सपना देख रहे स्टूडेंट को देश के अलग अलग कॉलेजों में एनआरआई कोटे से ये एडमिशन कराने का झांसा देकर के सातिरों ने 30 से 35 करोड़ रुपए की ठगी कर ली है। सातिरों के जाल में बिहार से झारखंड तक के स्टूडेंट फंसे हैं। पटना, भागलपुर, दरभंगा, रांची जैसे शहरों के 100 से भी अधिक छात्र इस जालसाजी का शिकार हुआ है। ठगी के इस मामले में एसके पुरी थाने में केस दर्ज किया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु की दिशा में बिहार कोई कमाल नहीं कर पाया है, यानी कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बिहार अभी अन्य बड़े राज्यों से कोसों दूर है। जहाँ राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में गुजरात, केरल और पंजाब जैसे बड़े राज्य ने टॉप पोजीशन हासिल की है, जबकि छोटे राज्यों में गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर जैसे राज्य टॉप 3 में शामिल है। अगर बात केंद्र शासित राज्यों की करें तो फिर चंडीगढ़, दिल्ली और दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली टॉप राज्यों में शुमार है। दोस्तों अब बात करते हैं कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुलकर बताया है कि संसाधनों की कमी के कारण बिहार में तेजी से योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में फिलहाल कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जहाँ सभी में बड़ी राशि का खर्च हो रहा है, जहाँ कई जगह और काम करने की योजना है, लेकिन संसाधन की कमी तो एक समस्या है ही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना काल में बिहार की वित्तीय स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ा है, लेकिन बीते 1 साल में स्थिति में सुधार आई है। अभी हमारी स्थिति बेहतर है, हम काम कर रहे हैं, आगे और सुधार होने की उम्मीद है। दरअसल पत्रकारों ने उनसे गंगा के प्रदूषण के संबंध में सवाल किया था, तो इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बात कही है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बचपन में हम गंगा में नहाने जाते थे, वहीं से पीने के लिए पानी भी भरकर लाते थे, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि गंगा का पानी पिया नहीं जा सकता है। जहाँ इसी को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। आज घर घर बोरिंग करा करके लोग भूजल का दोहन कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। हमारी कोशिश है कि गंगा के पानी का फिर से इस्तेमाल हो। गया, बोधगया, राजगीर और नवादा तक गंगा का पानी पहुंचाने वाले प्रोजेक्ट के संबंध में बोलते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि कुछ जगहों पर गंगा के पानी को पहुंचाने का काम किया जा रहा है, इसमें कितनी अधिक राशि खर्च हो रही है ये भी मालूम नहीं है। पटना में भी हमारी इच्छा है कि ये काम हो जाए, लेकिन संसाधन की तो कमी है, जहाँ ऐसे में सोच विचार करके काम किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार रणजी टीम के लिए अपना डेब्यू मैच में साकिबुल गनी ने मिजोरम के खिलाफ 13 शतक लगा करके रिकॉर्ड बना करके चर्चा में भले ही आ गए हैं, लेकिन इसके लिए भारतीय क्रिकेट टीम में प्रवेश पाना लक्ष्य है। गनी आज दिन भर अपने भाई और गुरु फैसल गनी के साथ क्रिकेट मैदान में पसीना बहा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका पहला लक्ष्य अगले साल IPL खेलना है। जब बिहार के मोतिहारी जिला के रहने वाले साकिबुल गनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच की एक पारी में रिकॉर्ड तोड़ 341 रन बना करके क्रिकेट की दुनिया में चर्चित हो गए, लेकिन उनकी राहें आसान नहीं हैं। इसके लिए उन्हें महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी बधाई दी थी। आज भी साकिबुल गनी को सुविधा के नाम पर वो चीज़ें नहीं हैं जो अन्य राज्यों के उदयमान खिलाड़ियों को उपलब्ध होती है। वैसे कहा जाए तो इन्हें खिलाड़ी बनने के लिए शुरू से ही संघर्ष का रास्ता चुनना पड़ा है। हेमन ट्रॉफी में बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे साकिबुल गनी कहते
कहते हैं कि आज के प्रतिस्पर्धा क्रिकेटर में हमें मैदान के चारों ओर शॉट देखने और परिस्थिति के अनुसार क्षमता की आवश्यकता है, इसीलिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। साकिबुल गनी इस बात को स्वीकार करते हैं कि क्रिकेट के लिए अब परिवार का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया है कि एक अच्छे बैट की कीमत 30 से 35 हज़ार रुपये है। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इसे खरीद पाना एक सपने जैसा था, लेकिन माँ पिताजी ने पैसे को कभी भी क्रिकेट में बाधा नहीं बनने दिया। जब भी आर्थिक समस्या आती तो फिर माँ अपना गहना तक गिरवी रख देती थी। साकिबुल गनी जब रणजी ट्रॉफी खेलने जा रहे थे तब माँ ने उन्हें 3 बैट दिए थे, वो भी अपने गहने बेच करके। गनी को इस बात का गुमान जरूर है कि वे 6 भाई बहनों में सबसे छोटा है, जिस कारण करके सबका प्यार मिलता है। यह गनी की मां आजमा खातून को रणजी ट्रॉफी के लिए चुने जाने के बाद 3 क्रिकेट बैट खरीदने के लिए अपने सोने की चैन गिरवी रखनी पड़ी थी, जिसके बाद मैच फीस मिलने के बाद वो छुड़ाया जा सका। आपको बता दूं कि शकीबुल गनी के बड़े भाई फैसल भी क्रिकेट खेलते हैं, जिनसे शकीबुल गनी आज भी क्रिकेट के गुण सीखता है। शकीबुल गनी अपनी सफलता का श्रेय भी अपने भाई और फिर गुरु फैसल गनी को देते हैं, जो एक क्रिकेटर कोचिंग अकादमी चलाते हैं। यह गनी कहते हैं कि अब तक अपने क्रिकेट कौशल को सुधारने के लिए बड़ी जगहों पर जाने की आवश्यकता महसूस नहीं की है। उन्होंने खुद को पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का प्रशंसक बताया है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के कर्नाटक के हिजाब विवाद से बिहार के लाउडस्पीकर विवाद को जोड़ने पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। बिहार के मंत्री जनक राम के बयान का समर्थन करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा था कि ध्वनि प्रदूषण पर सरकार ने कानून बनाया है, पर हम नहीं मानते हैं। हिजाब पर कोर्ट के निर्णय पर भी हम सवाल उठाते हैं, जो मन करता है वो करते हैं। कई देश खास मजहब के हैं, इसके बावजूद भी वहाँ लाउड स्पीकर पर इतनी तेज आवाज करके किसी की नींद नहीं खराब की जाती है। मीडिया से बातचीत में गिरिराज सिंह के बयान पर जीतन राम मांझी ने पलटवार करते हुए कहा कि जब तक संविधान के तहत हम सरकार चला रहे हैं तब तक हमको ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए। गिरिराज सिंह एक जगह कहें या फिर अनेक जगह, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा है कि गिरिराज सिंह को अपनी इच्छा जाहिर करने की स्वतंत्रता है, उनकी बात सुनी जाएगी, इस पर भरोसा नहीं है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि जब तक संविधान के तहत सरकार चला रहे हैं तब तक हमको ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए, न यहाँ के लोग सुनेंगे। उन्होंने कहा है कि यह गिरिराज के मन की व्यथा है, वो एक जगह कहे या फिर अनेक जगह, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों बात करते हैं कि ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। जगजीत सिंह के मशहूर गजल की ये पंक्ति पटना के मनेर में चरितार्थ हुई है। यहाँ समधन के चक्कर में एक व्यक्ति ने मारपीट करके पत्नी और अपनी जवान बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर व्यक्ति ने दोनों को बेरहमी से पीटा भी। वही पत्नी ने समधन के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए पति के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराई है, जब पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बताया जाता है कि मनेर के नया गाँव जामुनीपुर के प्रॉपर्टी डीलर धर्मराज कुमार को अपनी विधवा समधन मालती देवी से प्यार हो गया। जहाँ धर्मराज के एक बेटा और 2 बेटी है। एक बेटा राहुल कुमार की शादी 2 साल पहले हुई थी। एक बेटी डिम्पल की भी शादी उन्होंने कुछ साल पहले कर दी। दूसरी बेटी बबली कुमारी अभी 15 साल की है, जो मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रही है। धर्मराज की पत्नी बेबी देवी ने बताया है कि धर्मराज को अपनी विधवा समधिन मालती देवी से इस कदर प्यार हुआ कि वे अपनी समधिन को लेकर घर चला आया। जब धर्मराज की पत्नी बेबी देवी और फिर उनकी बेटी बबली कुमारी ने इसका विरोध किया तो फिर धर्मराज अपनी पत्नी और बेटी के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, धर्मराज गुस्से से इस कदर आग बबूला हो उठा कि उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी पर गोलियां चला दी और घर से निकाल दिया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के खगड़िया जिले में वर्षों से चल रहे नकली नारियल तेल बनाने के खेल का भंडाफोड़ हुआ है। रविवार को कंपनी और पुलिस के सहयोग से नकली नारियल तेल बनाने के विरुद्ध की छापेमारी में भारी मात्रा में नकली नारियल तेल, पैकिंग का सामान, रेपर आदि सामान बरामद किए गए हैं। यह छापामारी चौथम थाना क्षेत्र के अंतर्गत ब्रह्मा गांव में पवन यादव के घर में की गई। जब वही दूसरी ओर चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के कोसी कॉलोनी के पास भी एक घर में छापेमारी की गई। नकली नारियल तेल बनाने का भंडाफोड़ होने से जिले के लोग सख्ते में हैं, कारण कि वर्षों से यहाँ नकली नारियल तेल बनते आ रहा था। दोस्तों बात करते हैं कि अभी तक आपने शादी में लोगों को दहेज में कार, बाइक और पैसों की जैसी चीज़ों की डिमांड करते हुए देखा या फिर सुना होगा। लेकिन बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कुड़ुआ चैनपुर थाना क्षेत्र के खरुहा गांव में एक पति इसलिए जानवर बन गया क्योंकि उसे दहेज में भैंस नहीं दी गई। इस दहेज लोभी को भैंस ना मिलने के बाद इतनी नागवार गुजरी कि उसने रविवार रात अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। जी हाँ, अपनी पत्नी को मार दिया। मृतका की पहचान 24 साल की अमृता कुमारी के तौर पर की गई है। कुंडवा चैनपुर निवासी ननहक सिंह की बेटी है।
खबर है कि अमृता की शादी 4 साल पहले कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के खरुआ निवासी दरोगा सिंह से हुई थी। मृतका अमृता की 2 बेटी और 1 बेटा है। सभी बच्चे अभी छोटे छोटे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि रामनवमी पर बिहार के कोने कोने में श्री राम शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे, धार्मिक गाने बज रहे थे, पूरा माहौल भक्ति में बना हुआ था। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके लिए रामनवमी का पवित्र त्यौहार सिर्फ अपनी मौज मस्ती का दिन बनकर रह जाता है। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र से ऐसे ही कुछ वीडियो सामने आए हैं जहां रामनवमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को बार डांसरों और फिर अश्लील गानों का प्रोग्राम बना दिया गया। यह कार्यक्रम के दौरान सारी मर्यादाएं टूट रही है और फिर कार्यक्रम स्थल से थोड़ी दूर पुलिस वाले अपनी गाड़ी में आराम फरमाते देख रहे थे। रामनवमी के त्यौहार को तार तार कर देने वाली ये तस्वीरें जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र के चौधरीगंज गांव में देर रात थाने की पुलिस और जिप्सी की मौजूदगी में शराब की खेल चल रहा था। रामनवमी की रात दुर्गा मंदिर के प्रांगण में अश्लीलता और फिर अश्लील डांस में गाँव में के छोटे और फिर बड़े सब लोग मंच पर नरकती के साथ डांस करते दिखे। बाप नचनियों के आगे डांस कर रहा था तो फिर बेटा पीछे से डांस कर रहा था। स्टेज से बाहर मंदिर परिसर में बबरगंज की पुलिस जिप्सी पर खड़ी थी। जी हाँ, जिप्सी पर पुलिस अधिकारी भी धुन का मजा ले रहे थे। लेकिन तमाम वायरल वीडियो में शराब की खाली बोतल भी फेंका हुआ नजर आ रहा था। जब कोरोना काल में 2 साल गुलामी से आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि एक असाधारण रोग से पीड़ित बिहार के बच्चे की जान बचाने के लिए उसे 16 करोड़ रुपए का टीका लगाने की जरूरत है। एक साधारण परिवार के लिए इतनी बड़ी राशि जुटाना आसान नहीं है। इसीलिए बच्चे की परेशान बेबस मां सोमवार को बेटी की जान बचाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यहाँ फरियाद लेकर आई। सीएम नीतीश कुमार के मासिक जनता दरबार में पहुंची महिला ने बताया है कि उनकी बेटी एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी 1 नामक इस बीमारी के उपचार के लिए 16 करोड़ रुपए का टीका लगाया जाना है। उन्होंने कहा है कि इंजेक्शन लगने पर ही वे बच पाएगी, नहीं तो फिर बच नहीं पाएगी। महिला की परेशानी सुनकर के सीएम नीतीश कुमार ने उनके आवेदन को काफी गंभीरता से देखा। इतनी बड़ी राशि उनके पास नहीं है, इसीलिए वे बिहार सरकार से सहयोग की अपेक्षा रखती है। टीके के लिए इतनी बड़ी राशि सुनकर के उन्होंने महिला को स्वास्थ्य विभाग के पास भेज दिया। इस दौरान वहां मौजूद अधिकारियों ने सीएम नीतीश कुमार को बताया है कि महिला को सरकार की ओर से 3 लाख रुपए का सहयोग देने की बात कही गई है। दोस्तों बात करते हैं कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सत्ता को लेकर के दिए गए बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जैसा वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आप देख ही रहे हैं ना वे कहाँ जा रहे हैं, इसमें हमको क्या करना है। राहुल गांधी के बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने तंज कसा है। जब सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अपनी पार्टी को चलाना तो उन लोगों का ही काम है, जब पार्टी के बारे में कोई क्या सोचता है उसमें हमको क्या हस्तक्षेप करना है। जैसा वे काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आप देख ही रहे हैं ना कि वे कहां जा रहे हैं, इसमें हमको क्या करना है या हमको इस बारे में कुछ भी नहीं करना है। आपको बता दूं कि दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में, लेकिन बड़ी अजीब सी बीमारी है। ईमानदारी से कहता हूं कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है। मैं रात को सोता हूं, अपने देश को समझने की कोशिश करता हूं। मैं सुबह जागता हूं तो फिर अपने प्यारे देश को समझने की कोशिश करता हूं। जैसा एक प्रेमी होता है वह अपने प्रेम को समझने की कोशिश करता है। राहुल गांधी के इस बयान से मीडिया में यह मैसेज आया है कि राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी ही नहीं है, सिर्फ नेहरू और गांधी परिवार में पैदा होने के कारण उन्हें यह मौका मिल गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीवान में माहौल एक बार फिर से गरमाने लगा है। जहां एमएलसी चुनाव में निर्दलीय मैदान में उतरे रईस खान पर AK-47 से हमला मामले में दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब समेत 8 लोगों के खिलाफ नाम दर्ज प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस ओसामा साहब की भूमिका की जाँच कर रही है। जहाँ अब ओसामा साहब ने सीएम नीतीश कुमार को ट्वीट करते हुए इस मामले की निष्पक्ष जाँच कराने की मांग की है। आपको बता दूं कि सीवान जिले के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से अपने ऊपर हुए FIR की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसका स्क्रीनशॉट खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दूं कि 4 अप्रैल की रात को निर्दलीय उम्मीदवार रईस खान पर AK-47 से जानलेवा हमला किया गया था। रईस खान ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा समेत कुल 8 लोगों पर साजिश के तहत हमला करवाने का आरोप लगाते हुए हुसैनगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद से सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है।
दोस्तों बात करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर जेडीयू संसदीय बोर्ड की राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने निशाना साधा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि मुस्लिम बहुल प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण में है, चाहे वह केरल हो या फिर अन्य प्रदेश। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि देश की जनसंख्या बढ़ रही है और ये चिंता वाली बात है। इसे किसी विशेष धर्म से जोड़कर देखना सही नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया है, उसका असर भी दिख रहा है। गिरिराज सिंह ने बयान दिया था कि उन्हें डर लगता है जनसंख्या नियंत्रण से। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जो अंदर से कमजोर होता है उसे डर तो लगता ही है। जी, गिरिराज सिंह तो मजबूत आदमी हैं, अब अंदर की बात कुछ और होगी तो हम क्या कर सकते हैं। आपको बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा ने उत्तराखंड सरकार के यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि इस पूरे देश में लागू करनी चाहिए। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले गिरिराज सिंह ने उत्तराखंड सरकार की यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। गिरिराज सिंह कहा था कि इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। गिरिराज सिंह ये भी कहा था कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी जल्द लागू होना चाहिए, क्योंकि देश में जिस तेजी से एक खास धर्म की आबादी बढ़ रही है वो कई राज्यों में असंतुलित पैदा कर रही है। गिरिराज सिंह ने सेक्युलरिज्म के नाम पर तुष्टिकरण करने वाले नेताओं और पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा था कि उन्हीं लोगों की वजह से हिंदुस्तान में कई समस्या खड़ी हुई है। जब देश की जनता सब देख रही है और उसका उत्तर भी दे रही है। उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा था कि वे बहुत जल्द पश्चिम उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। इसकी यात्रा का मकसद जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के लोगों को जागरूक करना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी में काबा गाने से चर्चा में आई सिंगर नेहा सिंह राठौर अब अपने नए गाने को लेकर के सुर्खियों में छा गई है। इस बार नेहा सिंह राठौर अपने गाने से महंगाई के मुद्दे पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। उनका ये नया गाना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सामाजिक मुद्दों पर अपने गानों को लेकर के कई बार नेहा सिंह राठौर को ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा था। हालांकि उनके नए गाने को यूजर्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अपने नए गाने को लेकर के नेहा सिंह राठौर ने कहा कि महिलाओं के श्रृंगार से लेकर के नमक के तेल की कीमतों से लोग परेशान हैं। अब लड़कियों को माथे पर बिंदी और पाउडर लगाने के लिए भी खर्च निकाल पाना भारी पड़ रहा है। महंगाई को लेकर के बनाया गया नेहा सिंह राठौर का ये गाना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में तृतीय श्रेणी की 5000 पदों पर भर्ती होने वाली है। इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई है। बहुत जल्द भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। खबर के अनुसार बिहार के पारंपरिक विश्वविद्यालय में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के करीब 5000 पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालय से रोस्टर कैरियर की रिक्तियों की सूची वेबसाइट पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि बिहार के विश्वविद्यालय में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के करीब 5000 पद खाली हैं। यह रोस्टर क्लियर करके खाली पड़े पद की सूची बहुत जल्द कर्मचारी चयन आयोग के पास भेजा जाएगा और फिर आयोग के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किसानों को इसी हफ्ते से मिलना शुरू हो जाएगा। अधिकारियों के अनुसार 15 अप्रैल के बाद किसानों के अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि आने लगेगी। अधिकारियों के अनुसार मौजूदा समय में किसानों का वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 14 अप्रैल तक किसानों के डाटा को फाइनलाइज कर देगा, यानी कि वेरिफिकेशन कर लेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नवनिर्वाचित सभी 24 विधान पार्षदों ने सोमवार को शपथ ग्रहण किया है। यह शपथ ग्रहण के बाद नए एमएलसी मीडिया से मुखातिब हुए। इसी दौरान आरजेडी एमएलसी कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव ने एक न्यूज चैनल से बातचीत की। इसी दौरान आरजेडी एमएलसी कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव ने केडीवी लाइव से बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि जब तक पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मान, अधिकार और वेतन दिलाने में वे सफल नहीं हो जाते हैं, तब तक वे विधान परिषद सदस्यों के रूप में वेतन नहीं लेंगे। जहानाबाद और अरवल स्थानीय निकाय कोटे से जीते आरजेडी के विधान पार्षद कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव ने कहा कि न लोकसभा न विधानसभा सबसे महत्वपूर्ण है, बल्कि ग्राम सभा, और वे ग्राम सभा को मजबूत करेंगे। ग्राम सभा के प्रतिनिधियों को सम्मान, अधिकार और वेतन का हक दिलाए बगैर वे एक भी रुपये वेतन नहीं लेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में तापमान में इजाफा होने से गर्मी बढ़ गई है। राजधानी पटना में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। यहां सूरज की तपिश को देख करके लोग कल्पना कर रहे हैं कि अभी जब अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी है
तो फिर मई और जून में क्या होगा? ऐसे में मिट्टी के बर्तनों की डिमांड बढ़ गई है। जब बढ़ती गर्मी को देखते हुए राजधानी पटना के बाजारों में जगह जगह मिट्टी के बर्तन बेचे जा रहे हैं। जहां आज के ज़माने में गर्मियों के मौसम में निम्न आय वर्ग के लोग मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ही पी रहे हैं, जहां पीकर खुद को ठंडा करते हैं। मिट्टी के बर्तन या फिर घड़े का पानी न सिर्फ सेहत के लिए लाभदायक होता है, बल्कि ये गर्मी में शीतलता भी प्रदान करता है। जहां इसे देखते हुए मिट्टी के बर्तनों की डिमांड बढ़ने लगी है। जब पिछले 2 साल से कोरोना संक्रमण के कारण अधिकतर लोग फ्रिज का ठंडा पानी पीने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन गर्मियों में घड़े का पानी ठंडा ठंडा कुल बना रहता है। इसलिए लोग मिट्टी के बने घड़े और बर्तनों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पटना के बाजारों में मिट्टी के बर्तन और घड़े साधारण के अलावा आकर्षण रंगों में भी उपलब्ध है। जब गर्मियां बढ़ाने से यहाँ घड़े और मटकों की बिक्री जोरों से हो रही है। जब बाजार में एक मटकी की कीमत 200 से 300 और 400 रुपए के बीच है। दोस्तों, बात करते हैं कि देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ भाकपा माले ने अररिया जिले के फॉरबिसगंज में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाकपा नेताओं ने फॉरबिसगंज प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शन धरना दिया। जहां धरना प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ नारा बुलंद किया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में पार्टी का झंडा लिए माले कार्यकर्ता मौजूद थे। जब भाकपा माले के सचिव रामविलास यादव की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के साथ अन्य जरूरी सामानों की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी पर काबू करने की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान मनरेगा मजदूरों को साल में 200 दिन काम दिए जाने और फिर 600 रुपये दैनिक मजदूरी की गारंटी की मांग की गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। इसी कड़ी में आज बिहार की स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने जेल एआईजी रूपक कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की। एआईजी रूपक कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटना के आसियाना नगर में स्थित आलीशान मकान और दफ्तर में हुई तलाशी में करोड़ों की चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है। छापेमारी में विजिलेंस की टीम ने कैश समेत 50 लाख का जेवर बरामद किया है। इतना ही नहीं, एआईजी रूपक कुमार का बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में कई फ्लैट, प्लॉट और दुकान का भी पता चला है। ऐसे में पटना के एक डॉक्टर सालों से मात्र 10 रुपये में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जहां हर रोज उनके क्लिनिक में मरीज की भीड़ उमड़ती है, लेकिन वे किसी को निराश नहीं करते हैं। कोरोना संकट काल में इलाज के अभाव में हजारों लोग मौत के मुंह में समा गए। जो बच गए उनका चिकित्सकों ने यानी कि डॉक्टरों ने जमकर दोहन किया। लेकिन कुछ डॉक्टरों ने कोरोना काल में भी मरीजों को बहुत मदद पहुंचाई थी। आज भी धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों ने मिसाल पेश की है। जब पटना के डॉक्टर एजाज अली गरीबों और मुसीबत में फंसे लोगों के लिए मसीहा से कम नहीं है। यह महज 10 रुपये में ही वे मरीजों का इलाज करते हैं। उनके इलाज की सभी प्रशंसा करते हैं। राजधानी पटना में डॉक्टरों की भरमार है, लेकिन अगर नामी गिरामी डॉक्टरों से अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो फिर आपको पानी की तरह पैसा बहाना पड़ेगा। और इलाज के नाम पर भी ठगी का धंधा चलता है। पटना के ज़्यादातर डॉक्टर हजार रुपये से अधिक फीस वसूलते हैं और दोबारा तुरंत आने पर भी उनको फीस देना पड़ता है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए एजाज किसी महान डॉक्टरों से कम नहीं है। डॉक्टर एजाज अली पेशे से तो डॉक्टर हैं, वे राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। एजाज अली गरीबों के दर्द को शिद्दत से महसूस करते हैं और आज तक उन्होंने फीस में कोई इजाफा नहीं किया है। जब डॉक्टर एजाज अली सिर्फ 10 रुपये में रोगियों का इलाज करते हैं। 1994 में जब डॉक्टर एजाज अली ने कारवां की शुरुआत की तो फिर उस समय भी फीस 10 रुपये ही थे और आज भी इसमें कोई भी इजाफा नहीं हुआ है। जिनके पास ऑपरेशन का पैसा नहीं होता है उनका इलाज भी एजाज अली फ्री में करते हैं। जांच में भी उनके रेफरेंस पर भी काम लिया जाता है। फिलहाल डॉक्टर एजाज अली राजधानी पटना में 2 क्लिनिक चलाते हैं। जब भिखना पहाड़ी में सबसे पुराना क्लिनिक है और अब दीघा आसेना रोड में भी डॉक्टर एजाज अली खुले छत के नीचे गरीबों का फ्री में इलाज कराते हैं। जब बिहार के कोने कोने से गरीब और जरूरतमंद डॉक्टर एजाज अली से इलाज कराने पहुंचते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है और कहा है कि भारत क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता चाहता है जो दहशतगर्द से मुक्त हो। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और कहा है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत के क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता हूं जो दहशतगर्द से मुक्त हो, ताकि हम अपने विकास चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर सके और अपने लोगों की भलाई एवं समृद्धि सुनिश्चित कर सके। इससे पहले शहबाज शरीफ ने सोमवार को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, जिससे उनके पूर्ववर्ती इमरान खान के खिलाफ 8 मार्च को लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बाद से ही देश में बने अनिश्चितकाल की स्थिति समाप्त हो गई है।
दोस्तों बात करते हैं कि देश भर में हिंदू मुसलमानों के बीच बढ़ती खाई को लेकर के कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बड़ी बात कह दी है। कर्नाटक में हिजाब विवाद की आंच पूरे देश में पहुंचने के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच परस्पर द्वेष भाव को देखते हुए येदियुरप्पा ने कहा है कि राज्य में सांप्रदायिक आंच को तत्काल खत्म करने की जरूरत है। उन्होंने शांति की मार्मिक अपील करते हुए कहा है कि हिंदू मुसलमानों को एक ही माँ की संतान के रूप में काम करना चाहिए। अगर देश को तरक्की की राह पर ले जाना है तो फिर हम सबको साथ मिलकर के काम करना होगा। उन्होंने कहा है कि हम सबको एक ही साथ रहना है और एक ही साथ काम करना है, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये हिंदू मुस्लिम करके कुछ नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति के सबसे बड़े परिवार के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने चाचा नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए लिखा है कि बिहार में दारूबंदी बहुत हुई है, अब जरा रजनीगंधा तुलसी को भी बंद करवाइए। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चुटकी लेते हुए लिखा है कि कहीं आप भी तो मुंह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया वाली बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने बिहार में रजनीगंधा तुलसी जैसे गुटखा पान तंबाकू को पूरी तरीके से बैन करने के लिए मुहिम चलाने की बात कही है। जहां अपने ट्विटर हैंडल पर तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि इस मैसेज के जरिए तेज प्रताप यादव ने ये साफ कर दिया है, जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है, उसी तरीके से मुहिम बिहार में गुटखा पान तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाने के लिए किया जाए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बक्सर के छवि मुसहर के परिवार में खुशी का माहौल है, क्योंकि तकरीबन 12 साल बाद छवि मुसहर पाकिस्तान से वापस अपने वतन भारत लौट रहे हैं। आपको बता दें कि 12 साल पहले बक्सर के चौसा प्रखंड के खिलाफतपुर से निकलकर पंजाब और फिर पंजाब से भड़कते हुए पाकिस्तान की सीमा में छवि मुसहर पहुंच गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान प्रशासन ने उन्हें पकड़ करके जेल में बंद कर दिया था, जहां अब उनकी वापसी हो रही है। पाकिस्तान जेल में बंद होने की सूचना के बाद भारत सरकार कई बार छवि को वापस सौंपने को लेकर के पाकिस्तान सरकार को पल को लिखा था। पाकिस्तान जेल में बंद होने की सूचना के बाद भारत सरकार कई बार छवि को वापस सौंपने के लिए पाकिस्तान सरकार को पत्र लिखा था। जब बीते 5 अप्रैल को पाकिस्तान सरकार के द्वारा उसे अटारी बॉर्डर के रास्ते बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सुपुर्द कर दिया है, जिसके बाद बीएसएफ ने उसे गुरदासपुर जिला प्रशासन के हवाले कर दिया है। गुरदासपुर जिला प्रशासन के द्वारा बक्सर जिला पदाधिकारी को इस बात की सूचना दी गई और फिर डीएम के निर्देश पर आरक्षी अधीक्षक नीरज कुमार सिंह के द्वारा बक्सर की पुलिस टीम छवि मुसहर को लाने के लिए भेज दी गई है। उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर छवि मुसहर की खिलाफतपुर में अपना परिजन के साथ होगा। आपको बता दें कि 12 साल पहले चौसा प्रखंड के खिलाफतपुर का रहने वाला छवि मुसहर अपनी मां, पत्नी और परिजनों को छोड़ करके पंजाब चला गया था। पंजाब से भटकते भटकते हुए पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो गया, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना के द्वारा उसे गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया। जब परिवार वालों को छवि के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं हुई, तब तक तो उन्होंने मरा हुआ समझ करके उनका अंतिम संस्कार तक कर दिया। जब पत्नी ने भी दूसरी शादी कर ली। पिछले दिनों पाकिस्तान सरकार के द्वारा यह जानकारी दी गई कि छवि मुसहर नामक युवक पाकिस्तान के जेल में बंद है। दोस्तों बात करते हैं कि गर्मी के मौसम में बढ़ती मांग के बीच नींबू को महंगाई की नज़र लग गई है। बाजारों में नींबू के भाव आसमान छू रहे हैं। किलो के भाव में तुलना करें तो सेब, अनार, अंगूर और केले से भी काफ़ी महंगा नींबू बिक रहा है। जब 10 से 15 रुपये में एक नींबू मिलने की बात सुनते ही खरीदारों का मन खट्टा हो रहा है। जहाँ आमतौर पर बाजार में 10 रुपये में 2 से 4 नींबू आसानी से मिल जाते थे, कभी कभी तो 10 रुपये के 10 नींबू के खरीदार नहीं मिलते हैं। जब वैसे गर्मी के मौसम में नींबू के दाम जरूर बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार नींबू के दामों में आग लगी है। जहाँ एक तो बाजार में पर्याप्त नींबू उपलब्ध नहीं है, दूसरी ओर इसके दाम इतने ऊँचे हैं कि आम आदमी के पहुँच से कोसों दूर होने लगा है। कभी 2 से 5 रुपये में आसानी से मिलने वाला नींबू फिलहाल 10 से 15 रुपये में एक अदद मिल रहा है। यह आलम बिहार के सभी शहरों का है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के खगड़िया जिले में प्रसाद खाने के बाद 30 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। जब बीमार व्यक्तियों को एम्बुलेंस से सदर हॉस्पिटल पहुंचा गया है, जहां उनकी स्थिति बेहतर बनी हुई है। मामले की खबर मिलते ही जिले के कलेक्टर डॉक्टर आलोक रंजन घोष सदर हॉस्पिटल पहुंचे तथा बीमार व्यक्ति का हालचाल जाना।
कलेक्टर ने डॉक्टर एवं अस्पताल प्रबंधन को बीमारों के उपचार के लिए कई दिशा निर्देश दिए। बीमार व्यक्तियों के परिवार वालों के अनुसार सैदपुर गांव के वार्ड नंबर 11 में प्रकाश वर्मा के घर भगवान सत्यनारायण पूजा का आयोजन हुआ, जिसमें आसपास के लोग सम्मिलित हुए थे। जहां वहीं पूजा के बाद लोगों ने प्रसाद खाया, जिसके बाद उनकी सेहत बिगड़ गई। एक साथ कई लोग बीमार हो गए। रोगियों का आंकड़ा बढ़ने के बाद 30 एम्बुलेंस से गाँव के लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जहां कलेक्टर ने हॉस्पिटल पहुंचकर के बीमारों से मुलाकात की तथा इसे फूड पॉइजनिंग का मामला बताया है। जहां उन्होंने कहा है कि पूजा का प्रसाद खाने से 30 से 32 लोग बीमार हुए हैं। अभी 27 से 28 व्यक्ति को सदर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है तथा इनका आंकड़ा बढ़ सकता है। हालात नियंत्रण में है, सभी को दस्त एवं उल्टी हो रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में जातीय जनगणना कुछ दिनों के बाद होगी। इस पर हम लोगों की आपस में बात चल रही है। सोमवार को जनता दरबार कार्यक्रम के बाद पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बातें कही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी जातीय जनगणना की मांग दोहराते हुए कहा था कि जातीय जनगणना समय की मांग है, इसीलिए इसको कराने की जरूरत है। जदयू मजबूती से इसका मांग उठाता रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना के लोगों को घर घर में गंगा जल मिलेगा। इसको लेकर के नीतीश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। ये जल पटना के लोगों को पीने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। खबर के अनुसार पटना में भूजल का स्तर कई इलाकों में काफ़ी नीचे चला गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है कि बरसात के समय 4 माह गंगा के जल को 3-4 अलग अलग जगहों पर एकत्रित किया जाएगा, जिसे शुद्ध करके पेयजल के रूप में आपूर्ति होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश को पुलिस और प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए नाकाम कर दिया है। जब पुलिस ने इस मामले में लगभग 3 दर्जन नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वही असामाजिक तत्वों के द्वारा वायरल किए गए वीडियो से उनकी पहचान की जा रही है। असामाजिक तत्वों ने रामनवमी के दिन पारू और कथैया थाना इलाके में जाति उन्माद फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस प्रशासन की सूझबूझ से वे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें कि पारू और कथैया दोनों थाना क्षेत्र में रामनवमी के जुलूस की आड़ में कुछ असामाजिक तत्वों ने मस्जिद के ऊपर एक भगवा झंडा लगा दिया, जिसके बाद दानापुर में माहौल बिगड़ने लगा था। लेकिन प्रशासन ने समय रहते हुए पूरे इलाकों को छावनी में तब्दील करके शांति समिति की बैठक की और तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद करीब 3 दर्जन नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ पारू थाना में मामला दर्ज किया है। जब वहीं कथैया थाने में भी अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधान परिषद चुनाव में नवादा से चुनाव जीतने वाले निर्दलीय विधान पार्षद अशोक यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात करके आरजेडी खेमे की चिंता बढ़ा दी है। यह पूर्व आरजेडी विधायक राजवल्लभ यादव के भतीजे अशोक यादव के आरजेडी में जाने की चर्चा है। इसको लेकर के उनकी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और फिर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से भी भेंट हुई है, लेकिन उसके तुरंत बाद उनका जेरू खेमे में जाकर के सीएम से मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। इधर नवादा में पत्रकार से बातचीत करने के दौरान नवनिर्वाचित एमएलसी ने जेडीयू के प्रति अपनी झुकाव को लेकर भी इशारा कर दिया है, जिससे ये तय माना जा रहा है कि वे जल्द नीतीश की पार्टी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि एमएलसी ने यह भी कहा है कि नवादा का विकास पिछले 18 सालों से अवरुद्ध है, इसीलिए जिले के तीव्र विकास को लेकर के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।